अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा यार, हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपने एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक डबल एंट्री कीपिंग। चैप्टर नंबर हमारा बन रहा है 3। अच्छा, डबल एंट्री बुक कीपिंग में हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस तरह करना है। डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा हमने, अकाउंटिंग इक्वेशन देखा, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बात की, टी अकाउंट्स को क्लोज किया, ट्रायल बैलेंस पे बात की। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज में क्या है? Horace started a business by paying 5,000 into the business bank account. हॉरेस ने बिजनेस स्टार्ट किया 5,000 रुपए बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके। ठीक है, हॉरेस ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को 5,000, बिजनेस में 5,000 इन्वेस्ट करके और बैंक में पे किए। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो या ओनर इन्वेस्ट करता है और अगर वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो हमने एंट्री पढ़ी थी डेबिट कैश, क्रेडिट कैपिटल। क्योंकि कैपिटल की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। जब भी ओनर इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल ने क्या होना है? क्रेडिट। और उसके बदले अगर तो कैश दिया, अगर तो कैश की फॉर्म में इन्वेस्ट किया तो डेबिट क्या होगा? कैश। अगर ओनर फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी इन्वेस्ट करेगा तो हम उस एसेट का नाम लिख देंगे क्रेडिट, डेबिट कार। अगर कोई बिल्डिंग इन्वेस्ट करेगा, डेबिट बिल्डिंग। और अगर ओनर बैंक में इन्वेस्ट करेगा, यानी पैसा देगा लेकिन बैंक में ट्रांसफर करेगा, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे रखवा देगा, तो फिर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा बैंक। क्योंकि बैंक भी आपका एक एसेट होता है। बैंक में जो पैसा, चूंकि वो आपका एसेट है, तो आप उस बैंक में पड़े हुए पैसे को अलहदा से क्लासिफाई करते हो, उसको कैश नहीं बोलते, उसको आप बैंक बोलते हो या कैश एट बैंक बोलते हो। अगर खाली कैश लिखा हो तो इसका मतलब आपका फिजिकल कैश की बात हो रही है, जिसको आप कैश इन हैंड भी बोल सकते हो। और अगर आपका बैंक में पैसा है तो आप उसको कैश एट बैंक बोलते हो या फिर आप उसको खाली बैंक भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको टर्मिनोलॉजी टर्म्स का पता चले क्या इस्तेमाल होती है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास डेबिट बैंक होगा। डेबिट बैंक होगा क्योंकि हमारे पास बिजनेस की नजर से देखना है, तो बिजनेस की नजर से देखो पैसा आ रहा है। डेबिट बैंक। क्रेडिट पे ओनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, क्रेडिट। कैपिटल आंसर क्या होगा इसका? बी। डेबिट बैंक क्रेडिट कैपिटल। कैपिटल 5,000 और 5,000। ठीक है, इसके बाद एंड्रिया स्टार्टेड द टैक्सी बिजनेस। एंड्रिया ने टैक्सी बिजनेस स्टार्ट किया बाय ट्रांसफरिंग हर कार 5,000 इनटू द बिजनेस। एंड्रिया ने 5,000 रुपए की गाड़ी, 5,000 रुपए की गाड़ी बिजनेस के नाम कर दी। यानी कि उसके पास अपनी गाड़ी थी 5,000 रुपए की। उसने कहा नहीं यार, मुझे बिजनेस करना है, तो टैक्सी बिजनेस था, देखो टैक्सी बिजनेस। उसने अपनी गाड़ी बिजनेस को दे दी, यानी उसने इन्वेस्ट किया। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि जब भी ओनर कुछ भी इन्वेस्ट करता है, चाहे पैसा, चाहे गाड़ी, चाहे कुछ भी, तो क्रेडिट में तो हमेशा कैपिटल आएगा क्योंकि बिजनेस की नजर से इन्वेस्टमेंट हो रही है। और कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। 5,000 की गाड़ी। अब डेबिट में उसने ऑब्वियसली क्या इन्वेस्ट किया? गाड़ी इन्वेस्ट किया, कार इन्वेस्ट किया। डेबिट क्या करेंगे? कार। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा, डेबिट कार क्रेडिट कैपिटल। यहाँ कैश होता, कैश इन्वेस्ट करता तो डेबिट कैश करते, क्रेडिट पे फिर भी कैपिटल आता। ओनर किसी भी सूरत में कुछ भी इन्वेस्ट करे, क्रेडिट कैपिटल ही होगा। इसके बाद हमारे पास एक टी अकाउंट है जोन्स का। जोन्स का टी अकाउंट है। हमने वैसे अभी तक चैप्टर 3 जिन्होंने पढ़ा है प्रॉपरली, उसमें हमने किसी बंदे के नाम से अकाउंट नहीं देखा होगा। हमने अकाउंट देखे होंगे एसेट्स के नाम से, लाइबिलिटीज के नाम से, एक्सपेंस का अकाउंट देखा होगा, इनकम का देखा होगा, लेकिन बंदे के नाम से नहीं देखा। एक्चुअल में ना, हम ये वैसे 5 और 6 चैप्टर जब हम करेंगे तो उसमें भी हम सीखेंगे। उसके बाद आगे भी हम कंट्रोल अकाउंट पे जब बातें करेंगे तो उसमें भी हम सीखेंगे कि अगर कोई बंदा है जो हमारा कस्टमर है, हम उसका अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उसकी नेचर क्या होगी? क्योंकि कस्टमर हमारा क्या होता है? रिसीवेबल होता है। कस्टमर हमारा क्या होता है? रिसीवेबल होता है। तो हम उस कस्टमर का इंडिविजुअल टी अकाउंट भी बना सकते हैं। यानी कि इंडिविजुअल टी अकाउंट वाले, जॉन्स फॉर एग्जांपल हमारा कस्टमर है, जॉन्स हमारा कस्टमर है, हमने जॉन्स का अकाउंट बनाया हुआ है। एक्चुअल में हमने रिसीवेबल का अकाउंट ही बनाया हुआ है, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल बंदे के हिसाब से कि इस बंदे से हमने इतने पैसे लेने हैं। अगर हम इस बंदे को इतना बेचते हैं, फॉर एग्जांपल रिसीवेबल से रिलेटेड कोई इशू आता है, हम इस अकाउंट के अंदर इंडिविजुअल तमाम अकाउंट्स बनाएंगे। इनको डील किस तरह करेंगे, इनमें कैलकुलेशन, डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, ये हमारा पार्ट नहीं है। आगे जाके देखेंगे अगले चैप्टर्स में। अभी ये पार्ट है कि बंदे के नाम से, कस्टमर के नाम से या सप्लायर के नाम से टी अकाउंट्स बन सकते हैं। कस्टमर या सप्लायर के नाम से टी अकाउंट बन सकते हैं। ठीक है,
अब ये टी अकाउंट आपके सामने बना हुआ है, डेबिट साइड पे कुछ चीजें दी हुई हैं, क्रेडिट पे दी हुई हैं। वो कह रहा है व्हाट इज द बैलेंस ऑन द जोन्स अकाउंट ऑन 31st जनवरी। 31st जनवरी को क्या बैलेंस है? हम अगर देखें पूरे अकाउंट को तो 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है अकाउंट और 31st जनवरी को एंड हो रहा है। तो भाई हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, कि हम लोगों ने ये चीज देखी हुई है ना, कि जब भी हम टी अकाउंट बनाते हैं तो हम एंड पे, फॉर एग्जाम्पल हमारा कैरी डाउन आया इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, तो हम कहते हैं हमारा ब्रोड डाउन क्या आएगा, दूसरी साइड पे आएगा। अगर आपने लेक्चर प्रॉपर्ली देखा हो, कैरी डाउन अगर क्रेडिट साइड पे है तो ब्रोड डाउन की साइड पे होगा, डेबिट साइड पे। और मैंने ये भी बताया था आपको कि एक्चुअल बैलेंस, रियल बैलेंस जो है ना, वो ब्रोड डाउन होता है। यानी आपने बैलेंस, कोई आपसे पूछे तो आपने ब्रोड डाउन के मुताबिक बताना है। अगर कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे है तो ब्रोड डाउन डेबिट साइड पे। अब आपसे किसी ने पूछा इसका क्या बैलेंस है, तो आपने बताना इसका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ब्रोड डाउन डेबिट साइड पे। कैरी डाउन को देखिए बैलेंस नहीं बताना, जिस तरह यहाँ पे है कैरी डाउन आपने 900 यहाँ लिखा है, तो ब्रोड डाउन क्या हुआ अगले साल, मतलब साल के एंड पे ब्रोड डाउन क्या हुआ 900 का। तो आपका एक्चुअल बैलेंस ब्रोड डाउन के मुताबिक शो होता है। तो उसने पूछा 31st जनवरी को क्या बैलेंस है, तो हम कहेंगे हमारा बैलेंस 900 है। लेकिन 900 क्रेडिट या डेबिट, ऑब्वियसली डेबिट, क्योंकि हमारा एक्चुअल जो नेचर ऑफ द बैलेंस है, नेचर ऑफ अकाउंट है, वो ब्रोड डाउन से पता चलती है। ब्रोड डाउन जो होगा एक्चुअल बैलेंस वो है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टी अकाउंट बनाया, एज्यूम करो लाइबिलिटीज का, उसकी ये साइड पे 100 और 100 लिखा हुआ है, ये साइड पे 50 लिखा हुआ है। तो मैं करूंगा टोटल पहले 200 इधर, तो यहाँ पे भी 200 होना चाहिए, तो कैरी डाउन आ जाएगा मेरे पास 150। अब लाइबिलिटी के अकाउंट में फिर ब्रॉट डाउन की साइड पे आया, क्रेडिट साइड पे 150। इसका मतलब ये है कि मेरा, अब कोई मुझसे पूछेगा कि आपकी लाइबिलिटी का अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो मैं कैरी डाउन देख के नहीं बोलूंगा, कैरी डाउन तो डेबिट साइड पे है, मैं बोलूंगा 150 क्रेडिट बैलेंस आया है। किसको देख के कि ब्रॉट डाउन मेरा क्रेडिट साइड पे है, ब्रॉट डाउन को देखा जाता है। ठीक है। अच्छा, which of the following changes could not occur as a result of entry in the bookkeeping record? हमने इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा चेंज नहीं पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। सबसे पहले इंक्रीज एसेट्स और इंक्रीज लायबिलिटीज। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। अब वो कह रहा है कि ये, हमने बताया ना कौन सा केस नहीं पॉसिबल। पहला तो ये लिखा हुआ है एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज। क्या ये केस हो सकता है, जरा सोचो। क्या ये केस हो सकता है कि एट अ टाइम लाइबिलिटी बढ़ रही और एसेट बढ़ रहा हो? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप बैंक लोन लेते हो, बैंक से लोन लो, तो क्या होगा? पहला इफेक्ट आप डालोगे लाइबिलिटी पे कि आपकी लाइबिलिटी बढ़ी। दूसरा इफेक्ट, आपके पास कैश आया, आपका एसेट बढ़ा। तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, ये वाली ट्रांजेक्शन हो सकती है। हमें बताना है कौन सी अकर हो ही नहीं सकती, कुड नॉट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्री इन द बुक कीपिंग रिजल्ट। दूसरा देखते हैं, इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज कैपिटल। ये भी हो सकता है, किस तरह? अज्यूम करो तुम्हारे पास यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज आया, दूसरी साइड से एसेट इंक्रीज आया। क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? इस तरह एग्जिस्ट कर सकता है, मैं बताने लगूँ। अगर ओनर इन्वेस्ट कर दे, ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, तो पहले चीज क्या बढ़ेगी? कैपिटल। दूसरी साइड से कैश आएगा तो एसेट्स का कैश बढ़ेगा, तो ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा, इंक्रीज कैपिटल एंड इंक्रीज लायबिलिटी, मतलब वो कह रहा है एट अ टाइम इंक्रीज कैपिटल हो और इंक्रीज लायबिलिटी हो। तो भाई ये केस नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल आना जरूरी है। अगर लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे, अगर लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, फिर और एसेट्स पे कोई फर्क नहीं आएगा। इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल ही नहीं आएंगी। और अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी, तो इसका मतलब वो केस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। केस वही एग्जिस्ट करता है, जो भी केस एग्जिस्ट करता है उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन एटलीस्ट दोनों साइड्स की सेम आ रही होती है। तो ये ऑप्शन है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सी आंसर है इसका। ठीक है, तो आपने इनमें से बताना था कौन सा केस एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? नहीं कर सकता, सॉरी। इसके बाद अगला, अब बिजनेस हैज द कैपिटल ऑफ 10,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ 4,000, what is the following assets and liability figure could appear in the business statement of financial position? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? ये स्टेटमेंट का नाम है जो कि बनती है। हमें ये नहीं देखना, हमें देखना वो पूछ रहा है एसेट्स कितने शो होंगे और लाइबिलिटीज कितनी शो होंगी। लाइबिलिटीज तो उसने ऑलरेडी हमें दी हुई है सवाल में, वो तो 4,000 ही शो होंगी, और कैपिटल भी दिया हुआ है। तो हमें इन वर्ड से थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। उसने हमसे एसेट्स पूछे हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल ऐड कर दो। कैपिटल आपके पास है 10,000, लाइबिलिटी आपके पास है 4,000, तो एसेट्स कितने होंगे? 14,000। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा एसेट्स कितने और लायबिलिटीज कितनी? एसेट्स 4,
14,000 है और लाइबिलिटीज 4,000 है। 4,000 तो हर सवाल में दिया हुआ था, कैपिटल साथ उसमें ऐड करो तो एसेट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि बिजनेस के लाइबिलिटीज यानी उधार और बिजनेस में जो ओनर ने इन्वेस्ट किया कैपिटल, दोनों को ऐड करके ही तो कैपिटल लेते हो आप, ऐड करके ही तो कैपिटल लेते हो। तो सॉरी, ऐड करके ही तो एसेट लेते हो, कैपिटल और लाइबिलिटी ऐड करके ही तो एसेट्स लेते हो। तो वो सोर्सेज ऑफ फंड्स थे, अगर तुमने मेरा लेक्चर प्रॉपर्ली देखा है। और एसेट्स के एलोकेशन जिस पे एलोकेट किया जाता है, ठीक है। What is the double entry to record the receipt of cash from account receivable? डबल एंट्री पता है किसकी पूछ रहा है? वो कह रहा है डबल एंट्री बताओ कि जब तुम्हें कैश रिसीव हो जाए फ्रॉम एन अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्रेडिट कस्टमर, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्रेडिट कस्टमर, यानी किसी को तुमने बेचा था माल क्रेडिट पे, किसी को तुमने माल बेचा था क्रेडिट पे, ठीक है। किसी को तुमने माल बेचा क्रेडिट पे और आज वहां से पैसा आ गया। हम फिर भी दोनों एंट्रीज करेंगे, जब बेचा था और जब पैसा आया, जब बेचा था और जब पैसा आया, दोनों की एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को तुमने माल बेचा एक कस्टमर को क्रेडिट पे, तुम्हारी एंट्री क्या होगी? डेबिट रिसीवेबल्स, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमें पैसा नहीं आता तो हम उसकी जगह उम्मीदें बढ़ा लेते हैं, रिसीवेबल्स डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट सेल्स, सेल्स हम नोट कर लेंगे क्योंकि हमारी इनकम हो गई है, सेल्स चूंकि हमारी इनकम है और इनकम बेनिफिट प्रोवाइडेड होता है तो हमने बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया हुआ है, लेकिन बदले में अभी रिसीवेबल्स बनाया, कैश नहीं बढ़ाया क्योंकि पैसा नहीं आया। हाँ, कल को जब कैश आ जाएगा जो कि उसने रिक्वायरमेंट में पूछा है, तो हम इसी एंट्री के आगे किस ना करेंगे, क्योंकि पैसा आ गया तो डेबिट कर देंगे कैश, डेबिट कर देंगे कैश क्योंकि पैसा आ गया। और क्रेडिट मैंने बताया था तुम्हें, देखो जब तुम्हारे पास पैसा नहीं आया था, जिस वक्त तुम्हारे पास पैसा नहीं आया था, तुमने रिसीवेबल्स को बढ़ाया था, तुमने रिसीवेबल्स बढ़ाए थे। अब पैसा जब आ गया तो भाई उन रिसीवेबल्स को कम करो ना। अब पैसा आ गया तो उन रिसीवेबल्स को कम करो, क्योंकि पैसा पहले बढ़ाया था, पैसा पहले बढ़ाया था। अब पैसे आ गए और जब सॉरी रिसीवेबल्स पहले बढ़ाए थे, रिसीवेबल्स पहले बढ़ाए थे, उम्मीदें पहले बढ़ाई थी पैसे आएंगे। जब पैसे आ गए तो अब वो उम्मीदें खत्म करो ना, क्योंकि अब बढ़े तो नहीं रहने दोगे रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स जब बढ़ रहे थे तो डेबिट हो रहे थे, अब खत्म करने तो रिसीवेबल्स क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो ये एंट्री बनेगी डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स, डी आंसर बनेगा। तो जब सेल्स होंगी तो डेबिट रिसीवेबल्स टू कैश, जब उससे पैसा आएगा तो डेबिट कैश टू रिसीवेबल्स, राइट। उसके बाद a sole trader has the opening capital of 10,000, closing capital of 4,500. During the accounting period, the owner introduced capital of 4,000. ओनर ने साल के दौरान मजीद पैसे इन्वेस्ट किए और विड्यू निकाले 8,000 फॉर ऑन यूज। अगर ओनर अपने ओन यूज के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा बिजनेस से निकाले तो उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम क्या बोलते थे? ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब वो पूछ रहे क्या प्रॉफिट लॉस क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? अच्छा, अब वो पूछ रहे प्रॉफिट लॉस क्या होगा। हमें कैसे पता चलेगा प्रॉफिट लॉस क्या होगा या कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो सुन लो प्रॉपरली, सुन लो। देखो, आपके पास जो इक्वेशन थी हमने पढ़ी थी कैपिटल की, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, वो इक्वेशन यहाँ लगेगी। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल, और मुझे कैसे पता चला? क्योंकि देखो डाटा सारा वैसे ही है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल, और हमने पढ़ा हुआ है ये क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब उसने हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ 4,500 का, मैं लिख दूंगा 4,500। ओपनिंग कैपिटल उसने हमें दिया हुआ है 10,000 का, यहाँ लिख दिया 10,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अब इसमें देखो ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल मतलब उसने मजीद पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, 4,000 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ गई। नेट प्रॉफिट तो हमने निकालना है, ये देखो प्रॉफिट और लॉस तो हमने निकालना है, नेट प्रॉफिट हमें निकालना है, तो वो निकालने के लिए लिख देंगे नेट प्रॉफिट लिख देंगे माइनस ड्रॉइंग्स। 8,000 मैंने पर्सनल यानी ओनर ने पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे यूज किए। अब नेट प्रॉफिट को तुम इधर रहने दो, बाकी चीजें दूसरी साइड पे ले जाओ। नेट प्रॉफिट इधर रहने दो, बाकी चीजें दूसरी साइड पे ले जाओ। 4,500, इसमें 10,000 या प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस होगा, माइनस 10,000 माइनस 4,000 प्लस ड्राइंग्स ऐड होंगी क्योंकि वहां पे माइनस हो रही थी, नेट प्रॉफिट आ जाएगा।
अब आंसर तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा 4500 और 45 और 12,500। हाँ 12,500 माइनस 2,000, ये आ जाएगा तुम्हारे पास -1500। कैलकुलेट करोगे ना -1500। अब अगर तुम्हारे पास आंसर माइनस में आ रहा है और तुम तो नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो अगर आंसर माइनस में है इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि तुम्हें क्या हो गया है, नेट लॉस हो गया। अगर पॉजिटिव आता तो मैं कहता प्रॉफिट है। अभी ये तुम्हें क्या हुआ, लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आंसर माइनस में आ रहा है, तुम्हारा आंसर माइनस में आ रहा है। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे 1500 लॉस, बी आंसर होगा। 1500 लॉस होगा, बी आंसर होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें माइनस में आंसर मिला है। फॉर्मूला लेकिन तुम्हारा, तुम अगर ये कहो कि यार ये हम मुझे इस वजह से समझ नहीं आया कि फॉर्मूला मुझे याद नहीं था, तो ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें फॉर्मूलाज पे प्रॉपर काम करना है। जो फॉर्मूलाज मैंने करवाए थे इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के, इस पे प्रॉपरली वर्किंग करो और उस लिहाज से एमसीक्यू करोगे तो इंशाल्लाह सही एमसीक्यू हो जाए। उसके बाद व्हाट डज द डेबिट एंट्री यूजुअली रिप्रेजेंट? डेबिट एंट्री क्या रिप्रेजेंट करती है? एसेट्स एंड इनकम नहीं। डेबिट एंट्री यानी वो पूछ रहा है किसकी इनमें से डेबिट नेचर है। एसेट्स की तो डेबिट नेचर है, बट इनकम की क्रेडिट नेचर है, ये आंसर नहीं हो सकता। लायबिलिटीज एंड इनकम, भाई इन दोनों की क्रेडिट नेचर है, ये भी नहीं हो सकता। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, बिल्कुल ये है डेबिट, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था डेट क्लिक रूल। डेट क्लिक रूल के मुताबिक देखो, ई एक्सपेंस और ए एसेट्स, ये दोनों क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। दोनों क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो सी आंसर होगा। लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, ये लायबिलिटीज तो क्रेडिट है, एक्सपेंस डेबिट है, तो ये आंसर क्या होगा आपके पास, सी आंसर होगा। उसके बाद व्हाट इज द डबल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मोटर वैन ऑन क्रेडिट? हमने एक मोटर वैन खरीदी है क्रेडिट पे, हमने एक मोटर वैन खरीदी क्रेडिट पे। तो देखो जब तुम एक मोटर वैन खरीदी तो चलो तुम्हारे पास एसेट आया, तुम डेबिट तो कर दोगे मोटर वैन, डेबिट मोटर वैन, क्योंकि तुम्हारा एसेट है। लेकिन क्रेडिट पे तुमने कैश नहीं दिया बल्कि क्रेडिट पे खरीदी है, यानी बदले में तुमने कैश नहीं दिया बल्कि क्रेडिट पे खरीदी मोटर वैन। तो क्रेडिट कैश नहीं कर सकते, लेकिन जब तक तुम कैश नहीं दोगे तब तक तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, पेबल्स। पेबल्स का मतलब कि लायबिलिटी, पेबल्स का मतलब लायबिलिटी की अभी पैसे देने हैं। और लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, तो देखो खुद बहुत साइड पे क्रेडिट पे आ गया, मोटर वैन डेबिट है, क्योंकि एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट होती है। तुमने एक एसेट खरीदा तो तुम उसको डेबिट ही करोगे। तो मोटर वैन तुम्हारे पास डेबिट होगी यहाँ, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, मोटर वैन। अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है मोटर एक्सपेंस, एक है मोटर वैन। भाई मोटर वैन और मोटर एक्सपेंस मुख्तलिफ है। हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा था याद करो, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ आपने देखा होगा मेरा लेक्चर, या F3 के अंदर ही, इसी चैप्टर के अंदर ही, F3 कह रहा हूँ, चैप्टर 3 के अंदर ही। तो आपको पता होना चाहिए कि मोटर वैन लेना है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम डेबिट में मोटर वैन लिखेंगे। एक्सपेंस तो नॉर्मल अलग चीज है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए डी आंसर होगा, आपने प्रॉपर वैन खरीदी है। What is the double entry required to record the withdrawal of cash from the business bank account by the owner? ने पैसे निकलवाए हैं, ओनर ने बिजनेस से पैसे निकलवाए हैं पर्सनल यूज के लिए, पर्सन फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, ठीक है, बिजनेस के पैसे निकलवाए हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स के नीचे डेबिट है, और बदले में क्रेडिट कैश, क्योंकि बिजनेस का कैश गया, तो ए आंसर होगा। ये तो सिंपल था बहुत। व्हाट इज द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ इन्वेंटरी फॉर कैश? तुमने कैश पे सेल की है, कैश पे सेल की यानी माल बेचा साथ ही पैसे ले लिए। तो जैसे ही पैसे आए, पैसे तो तुम्हारा ऐसे डेबिट हो जाएगा कैश। क्रेडिट पे मैंने तुम्हें बताया था सेल्स करना है, क्रेडिट पे सेल्स करना है। ये नहीं सोचना कि भाई माल जा रहा है, इन्वेंटरी जा रही है, माल जा रहा है, इन्वेंटरी जा रही है, तो हम क्रेडिट पे इन्वेंटरी क्यों नहीं कर रहे, जा तो माल रहा है। आपने हमेशा क्रेडिट पे सेल करना है। इसी तरह जब तुम कोई चीज खरीदते हो, यहाँ ये भी सुन लो, ये तो है तुमने जब बेची इन्वेंटरी, तो तुम डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स करोगे, इन्वेंटरी नहीं करोगे। आंसर वैसे बी होगा इसका। लेकिन याद रखो, जब तुम खरीदोगे, परचेज करोगे मटेरियल, अगर कैश पे किया तो डेबिट और क्रेडिट क्या करोगे, डेबिट तुम करोगे परचेजेस, इन्वेंटरी नहीं करोगे डेबिट। हालांकि माल आया, इन्वेंटरी आई है तुम्हारे पास, लेकिन तुम डेबिट परचेजेस करोगे जो कि एक एक्सपेंस है, डेबिट परचेजेस करोगे जो कि एक एक्सपेंस है। किस तरह एक्सपेंस है, क्यों एक्सपेंस है, इन्वेंटरी को क्यों नहीं करेंगे, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है डिटेल में जाना।
नेक्स्ट लेवल पे जब हम पढ़ेंगे जरूर इसको, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे इस तो पूरे के पूरे FA1 के अंदर इतना खास इस बारे में है ही नहीं। हाँ, अगर कहीं कोई इस तरह का पॉइंट आएगा तो जरूर डिस्कशन करूंगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें सिर्फ डेबिट परचेजेस, क्रेडिट, कैश करना है। परचेजेस तुम्हारा एक्सपेंस है, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। इस पॉइंट को स्टार लगा के इंपॉर्टेंट बुक कर लेना कि ये हमेशा माल खरीदने में डेबिट इन्वेंटरी नहीं करते और माल बेचने में क्रेडिट इन्वेंटरी नहीं करते। खरीदने में परचेजेस डेबिट करते हैं और जब बेचते हैं तो क्रेडिट सेल्स करते हैं। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। A debit balance would be expected to rise when the account are balanced at the period end of which of the following। वो कह रहा है किस इन चारों में आपके अकाउंट्स बने हो, टी अकाउंट्स, किसका डेबिट बैलेंस आएगा। अब हमें पता है कि टी अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस होता है ना, जो ब्रोड डाउन होता है, वो जो नेचर होती है ना चीज की, उसी का होता है। जैसे अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, तो उसका ब्रोड डाउन क्रेडिट साइड पे बन रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई एसेट है, कोई भी एसेट है, उसका ब्रोड डाउन डेबिट साइड पे बन रहा होगा, क्योंकि उसकी नेचर वो है। तो हम देखेंगे कि इसमें से किसकी नेचर डेबिट है, क्योंकि डेबिट डेबिट फाइनल बैलेंस डेबिट आने का मतलब है कि किसकी नेचर डेबिट है। कैपिटल, कैपिटल की नेचर तो क्रेडिट है, डेट लिख के मुताबिक अगर याद करो। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल तो क्रेडिट है। सेल्स, सेल्स भी क्रेडिट है क्योंकि सेल्स इनकम है। इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंस है, आपको ये तो पता ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है और एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट है। उसने यही पूछा था डेबिट, तो उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्सपेंस नहीं लिखा, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जांपल लिख दी। तो एग्जांपल क्या है, एक्सपेंस है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट होगा। लोन क्रेडिट है, लोन लायबिलिटी है। उसने डेबिट का पूछा, उसने देखो इधर देखो, ये देखो एक्सपेक्टेड टू राइज, डेबिट बैलेंस एक्सपेक्टेड टू राइज, हमने यहाँ से फिर डेबिट बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट है। इससे अगला एमसीक्यू, अब क्रेडिट बैलेंस वुड बी एक्सपेक्टेड। अब हमने क्रेडिट बैलेंस बताना है कि किसका क्रेडिट बैलेंस है, सेम सवाल वही है, बस क्रेडिट बैलेंस बताना है। तो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की तो डेबिट नेचर है। टेलीफोन, टेलीफोन एक्सपेंस है और एक्सपेंस की डेबिट नेचर है। रिसीवेबल्स डेबिट नेचर है। पेबल्स चूंकि लायबिलिटी है और लायबिलिटी की नेचर क्या है, क्रेडिट। पेबल्स चूंकि लायबिलिटी है और लायबिलिटी की नेचर क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट है। ठीक है, उसके बाद a business sells a goods on credit to a customer who pays 1 month later, what are the accounting entity record the receipt of cash। वो कह रहा है, ये तो वही हमने ऑलरेडी पढ़ी है, तो थोड़ी देर पहले यहाँ देखी थी। ये देखो, ये एंट्री पूछा है वो, ये वाली, कि एक बंदे ने हमसे क्रेडिट पे माल खरीदा, कल को उसने कैश पे करना है तो क्या एंट्री होगी। तो हमने पहले भी पढ़ लिया, ये दोबारा देख लेते हैं कि एक कस्टमर है जिसने हमसे 1 महीने पहले क्या कहते हैं माल खरीदा था, आज वो पे कर रहा है, क्या एंट्री होगी। सिंपल कैश आ रहा है तो कैश क्या कहते हैं, डेबिट। और बदले में रिसीवेबल्स मैंने बताया था ना, बड़े होते वो आज कम हो गए, तो क्रेडिट रिसीवेबल्स, डेबिट कैश, क्रेडिट रिसीवेबल्स। इसकी डिस्कशन ऊपर वाले एमसीक्यू पे मैंने की थी। What is the which of the following describe the separate entity principle। सेपरेट एंटिटी के बारे में मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था, जिन्होंने पहला लेक्चर देखा होगा, कि बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि बिजनेस और उसका ओनर वो सेपरेट है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। द नॉन करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द करंट एसेट्स। नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं, मैंने कहा था बिजनेस और ओनर। ड्राइंग्स ऑफ द बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम द प्रॉफिट। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। Business is the separate entity from the owner of the business। ये ऑप्शन है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, ओनर एक अलहदा सेट एंटिटी, यानी कि दोनों एक अलहदा से हैं, दोनों आपस में इकट्ठे नहीं है, अलहदा रिकॉर्ड दोनों की अलहदा बनेगी। यानी ओनर अपना कोई पर्सनल खर्चा, पर्सनल इनकम बिजनेस के खर्चे में ऐड नहीं कर सकता, ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। आगे, द ओनर ऑफ द बिजनेस मस्ट बी सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द लेंडर। लेंडर का मतलब जिससे तुमने उधार लिया हुआ है, जिसको जिससे तुमने, वो कह रहा है ये दोनों सेपरेट है, ओनर और लेंडर। नहीं भाई, ओनर और बिजनेस सेपरेट है। ठीक है, व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल नहीं, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है एसेट जो पैसे आने होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। अभी जैसे हमने रिसीवेबल्स लिखा था, उसको ट्रेड रिसीवेबल भी बोला जाता है। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी भी एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तुम कभी कभार देखो, तुम्हारा बैंक अकाउंट है जिसमें तुम्हारे पास पड़े हुए हैं 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तुमने क्या कहते हैं बैंक से में ये 100 रुपए पड़े हुए हैं, तुम एक जगह गए, तुम्हें बैंक ने दिया था क्रेडिट कार्ड।
क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं भी है ना, तुम पैसे यूज कर लो, कार्ड यूज करोगे तो पैसे कट जाएंगे, हालांकि पैसे अकाउंट में नहीं है, लेकिन बैंक ने कहा है तुम उधार ले सकते हो, हमें क्रेडिट ले सकते हो हमसे, लेकिन कल को वो पैसे वापस कर देना। अब मेरे पास अकाउंट में 100 रुपए है, मैं एक जगह क्रेडिट कार्ड लेके गया शॉपिंग करने और मैं 500 की शॉपिंग कर ली, मैंने पे कर दिया कार्ड के थ्रू, उन्होंने कार्ड स्वाइप किया। तो क्रेडिट कार्ड का बेसिकली असूल हम क्रेडिट कार्ड को प्रॉपर्ली चैप्टर 4 के अंदर, बैंकिंग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझो कि क्रेडिट कार्ड किसी को जब मिलता है तो उसको एक क्रेडिट लिमिट मिल जाती है कि तुम हमारे बैंक में, तुम्हारे अकाउंट में पैसे हो या ना हो, तुम यूज कर लो, बाद में वापस कर देना। अब क्रेडिट कार्ड मैंने जाके ली, 500 की शॉपिंग कर ली, मेरे अकाउंट में 100 था, तो अब इसका मतलब 400 रुपए मैंने बैंक को वापस करने हैं, बैंक को वापस करने हैं। तो बैंक की तरफ जो लायबिलिटी मेरी बनी उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब आपने बैंक के कोई पैसे देने हो, यानी बैंक के पैसे आपने यूज कर लिए क्रेडिट कार्ड से, अब आपने वो बैंक को पैसे वापस करने, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब आपने कोई पैसे वापस करने तो वो आपकी लायबिलिटी है, और उसने आपसे यही पूछा कि कौन सी इसमें से लायबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ही लायबिलिटी है। ड्राइंग्स की नेचर वैसे डेबिट है, ड्राइंग्स की नेचर वैसे डेबिट, और ड्राइंग्स वैसे पहली बार लायबिलिटीज नहीं है। लायबिलिटी क्या है, सी बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैपिटल एसेट, ओनर्स कैपिटल, पहले ही ठीक है। कौन सा एसेट नहीं है, जो ओनर का कैपिटल, जो ओनर इन्वेस्ट करता है इन पैसे, यानी कैपिटल जो होता है, जो ओनर इन्वेस्ट करता है पैसे, कैपिटल, वो एसेट नहीं होता, वो कैपिटल तो एक अलग से एलिमेंट है और एसेट एक अलग एलिमेंट है। पेटी कैश, कैश, क्योंकि वो कैश की जरूरत में, तो वो एसेट है। सेल्समैन मोटर कार, सेल्समैन को अपनी गाड़ी लेके दी हुई है, जो गाड़ी है वो क्या है, एसिड है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एसिड है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे एसिड है, ये F3 तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे कि आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना बिजनेस के अंदर, उनकी एक वैल्यू होती है, वो भी आपके एसेट्स होते हैं। हाँ, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन वो आपके एसेट्स में शुमार होते हैं, तो वो आपके एसेट्स हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई है कि पहली बात ना, इन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ी सी ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, यहाँ उसने ये नहीं पूछा हुआ, यहाँ उसने दूसरा फॉर्मूला पूछा हुआ क्लोजिंग कैपिटल का। तो देखो, क्लोजिंग कैपिटल, ये थोड़ा ना क्वेश्चन और आंसर में गलती है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। यहाँ मैं प्रॉपर बता रहा हूँ क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ऐसे ही हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले भी एक फॉर्मूला आया था इस तरह का, एक क्वेश्चन आया था। इस कैपिटल को, चूंकि देखो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हमने ये पढ़ा था एसेट्स माइनस लायबिलिटी को हम नेट एसेट्स बोल सकते हैं। एक्चुअल में नेट एसेट्स भी आपके कैपिटल हो सकते हैं, नेट एसेट्स ही आपके कैपिटल है, मतलब कैपिटल को आप नेट एसेट्स भी बोल सकते हो। तो उसने यहाँ पे ये कंसीडर करते हुए किया कि नेट एसेट्स के फॉर्मूला, हाँ बस उसको इसने एक गलती ये की, उसने तमाम के साथ ना क्लोजिंग लगाया था, तो बेटर रहता कि क्लोजिंग नेट एसेट्स, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल को तुम क्लोजिंग नेट एसेट्स बोल सकते हो, और इधर ओपनिंग लिखता था, ओपनिंग कैपिटल। अब एक बात याद रखना, क्लोजिंग नेट एसेट्स का मतलब, यहाँ मैं क्लोजिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग नेट एसेट्स लिखूं तो मैंने गलती थोड़ी की ना, कैपिटल की जगह नेट एसेट लिख दिया। हाँ, ओपनिंग की जगह कैपिटल लिख लेने दूं, प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, तो इसका फॉर्मूला बन सकता है ना, क्योंकि मैंने कैपिटल की जगह नेट एसेट्स यूज किया, कैपिटल बजाते हो नेट एसेट्स ही हैं, उनको नेट एसेट्स बोला जाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा फिर, डी आंसर होगा। देखो, क्लोजिंग नेट एसेट्स इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसने दिया नहीं, अगर वो दिया होता तो वो भी उसने ऐड किया होता, अगर नहीं दिया तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। बाकी अगर कोई भी देखोगे सारे गलत है, बाकी सब गलत है, सिर्फ ये वाला ठीक है, डी ऑप्शन सही है। ये इस सवाल के अंदर थोड़ी चीजें मिसिंग थी, पेपर में ऐसे नहीं होगा कि मिसिंग हो, पेपर में प्रॉपर आपसे रिक्वायरमेंट पूछेगा। क्लोजिंग नेट एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, डी आंसर बनेगा आपका। उसके बाद, when goods are taken out of the business for personal use by the owner of the business, how will be they recorded? As a drawings, personal use है ना, पर्सनल यूज आ गया ओनर का, उसने पैसे निकाला, माल निकाला, तो वो ड्राइंग्स होगा, एक्सपेंस तो नहीं होगा ना। इफ द ओनर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉस कैश फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट इन ऑर्डर टू मीट हर ओन एक्सपेंस, दिस इज क्लासिफाइड एज ड्राइंग्स। कह रहे अगर ओनर अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकालते तो वो ड्राइंग्स है, ऐसा ही है। ये किस चीज की एग्जांपल है, ये किस चीज की एग्जांपल है, एक्चुअल में ये बिजनेस है,
जिसमें फॉर एग्जांपल $50,000 पड़ा हुआ है। अब ओनर जो है उसको पैसों की जरूरत पड़ती है, वो जाता है और इसमें से $1,000 ले आता है। हम कहते हैं कि यार ये जो $1,000 लेके आया ये ड्राइंग्स है। एक्चुअल में ये जो सारा कॉन्सेप्ट हो रहा है, हम इसे एक्सपेंस क्यों नहीं बोल रहे? हम इसे एक्सपेंस हम ये जो 50,000 रुपए इसमें से मैं आया, मैंने ₹1,000 निकाले और मैंने यूज कर लिए। मैंने इसको एक्सपेंस क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस होंगे। एक्सपेंस अगर कोई होगा तो अगर एक्सपेंस में तब ट्रीट करूंगा किसी चीज को अगर वो खास बिजनेस के लिए हुआ। तो ओनर जो पैसा लेके जाएगा वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें हमें ये कहता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि बिजनेस के खर्चे बिजनेस में नोट होंगे। अगर ओनर का कोई पर्सनल खर्चा उसके लिए वो पैसे लेके जाता है तो वो एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम उस 1,000 को एक्सपेंस में लिखोगे तो लगेगा जैसे बिजनेस के लिए ₹1,000 लेके गया, वो नहीं, वो तो अपने लिए लेके गया है। तो ड्राइंग्स की एक क्लास ये अलहदा बन जाती है, ड्राइंग्स की एक क्लास ये अलहदा बन जाती है कि भाई इसको अलहदा रखो, एक्सपेंस को अलहदा रखो, इसको अलहदा रखो। अच्छा, इसको अलहदा रख लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्या ट्रीट करें? जो अलहदा रखना है उसको फिर एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, उसको ड्राइंग्स बोलेंगे, ये मतलब है। तो ड्राइंग्स अलहदा, एक्सपेंस बिजनेस के लिए है। ओनर अपने पर्सनल के लिए कोई पैसा निकालता है, ड्राइंग्स हैं। ये इसकी बैक एंड पे लॉजिक ही क्या है? सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि सब कुछ अलहदा-अलहदा रखो, बिजनेस की चीजें अलहदा रखो और ओनर की चीजें अलहदा रखो, बिजनेस का रिकॉर्ड अलहदा रखो और ओनर का रिकॉर्ड अलहदा रखो। अगर हम उसकी अमाउंट को भी, उस 1,000 को भी जो ओनर पर्सनल यूज के लिए लेके गया एक्सपेंस के कंसीडर करेंगे तो वो तो फिर इकट्ठे हो जाएगा, बिजनेस के एक्सपेंस और ओनर के एक्सपेंस इकट्ठे हो जाएंगे। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इसके बहुत खिलाफ है। ठीक है? आगे, व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन नेट एसेट्स व्हेन इन्वेंटरी इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट? हमने इन्वेंटरी खरीदी क्रेडिट पे, तो क्या होगा इसमें, उसका इफेक्ट नेट एसेट्स पे क्या होगा? तो नेट एसेट्स यानी कैपिटल पे क्या होगा? तो ये देखो, मैं आपको वैसे बता दूं इसका एक बड़ा शॉर्ट तरीका, आप यहाँ से देख लो। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कभी आपने देखना हो ना कि किसी चीज का नेट एसेट्स या उसकी कैपिटल पे क्या फर्क जाएगा, आप इक्वेशन बना के भी देख सकते हो। देखना, मैं बताता हूँ। आपने इन्वेंटरी खरीदी है क्रेडिट पे। जब आपने माल क्रेडिट पे खरीदा, आप सबसे पहले क्या करते हो? अपने इन्वेंटरी एसेट्स में इन्वेंटरी बढ़ाते हो। आपने फॉर एग्जाम्पल ₹100 का माल खरीदा, आपने एसेट्स में बढ़ाया होगा ना। दूसरी साइड से आपने क्रेडिट पे खरीदा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई होगी। आपने क्रेडिट पे खरीदा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई होगी। तो एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स, इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स ये हुए कि एक साइड से इन्वेंटरी बढ़ी, एक साइड से लायबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, प्लस कैपिटल। क्या कैपिटल में कोई फर्क आया? आपने एक माल खरीदा उधार पे, क्या इसका कैपिटल में कोई फर्क आया है? नहीं आया। अगर कैपिटल में कोई फर्क नहीं आया तो कैपिटल डू नॉट चेंज। अच्छा, कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? नेट एसेट्स। तो कैपिटल ही तो नेट एसेट्स है। जब कैपिटल में फर्क नहीं आया तो उसका मतलब नेट एसेट्स में भी फर्क नहीं आया, और वो यही पूछ रहा है कि नेट एसेट्स में क्या फर्क आएगा अगर हम इन्वेंटरी को क्रेडिट पे खरीदे। भाई कोई फर्क नहीं आएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज पे फर्क आएगा। तो नेट एसेट्स एंड ओनर्स कैपिटल डू नॉट चेंज। ना नेट एसेट चेंज होंगे ना ओनर कैपिटल, एक्चुअल में दोनों एक ही है ना, दोनों तो एक ही है ना, तो इसलिए दोनों चेंज नहीं होंगे। आगे, व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन नेट एसेट्स व्हेन एक्सपेंस इज पेड इन कैश? दोबारा वैसे क्वेश्चन आया है, दोबारा लिख लेते हैं। एक एक्सपेंस हुआ, उसको हमने कैश में पे कर दिया। तो अब एक्सपेंस मैंने तुम्हें बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में कि वो कैपिटल में से माइनस होता है। तुमने एक्सपेंस यहाँ से क्या किया? माइनस किया। कैपिटल इसका मतलब कम हो गया। दूसरी साइड से कैश कम हो गया, क्योंकि कैश की जरूरत में किया तो एसेट्स पे कम हो गए। तो आपका जो नेट कैपिटल है वो कम हो गया, कैपिटल कम हो गया। तो इसका देखिए, नेट एसेट्स इंक्रीज नहीं भाई, नहीं, नेट एसेट्स कैपिटल यहाँ इंक्रीज नहीं हुए, वो तो डिक्रीज हुए हैं। कैपिटल एक्सपेंस से कम होता है। अच्छा, नेट एसेट डिक्रीज, यहाँ तक तो बात ठीक है। एंड प्रॉफिट डिक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज का मतलब क्या है कि प्रॉफिट कम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रॉफिट जो आपके पास आता है ना, प्रॉफिट एक होता है एक होता है प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ₹8 की चीज 12 में बेची, आपको ₹4 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब इसमें से आगे बाकी एक्सपेंसेस माइनस होंगे, ₹1 का एक्सपेंस माइनस हुआ, ₹3 का फाइनल नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते एक्सपेंस कम कर देगा ना फाइनल प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट, जब नेट एसेट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी तो कम होगा ना। प्रॉफिट भी तो कम होगा, देखो एक्सपेंस के कम किया, एक्सपेंस हुआ, तो कैपिटल भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। तो नेट एसेट डिक्रीज एंड प्रॉफिट डिक्रीज, बी आंसर होगा इसका। बी आंसर क्यों? क्योंकि तुमने एक्सपेंस को कैश में पे किया।
अच्छा दूसरी साइड से कोई पूछ लेता है एसिड्स में क्या फर्क पड़े, तुम कहोगे वो भी वो पूछा नहीं हुआ उसने। अगर वो पूछ ले तो तुम कहोगे वो भी कम होंगे, क्योंकि एसिड भी तो कम हुए हैं, एसिड भी तो कम हुए हैं। तो एसिड्स भी कम, एसिड्स भी कम मेरे बच्चों, एसिड्स भी कम, और दूसरी साइड से कैपिटल नेट एसिड्स भी कम और प्रॉफिट भी कम होगा एक्सपेंस से, तो आंसर बी होगा। व्हाट इज द नॉमिनल लेजर? अच्छा एक मिनट, ठीक है। व्हाट इज द नॉमिनल लेजर? नॉमिनल लेजर किसको बोलते हैं? जैसे जनरल लेजर जो था वही आपका नॉमिनल लेजर है। जनरल लेजर क्या है? नॉमिनल लेजर है। जनरल लेजर ही आपका क्या है? नॉमिनल लेजर है, ठीक है। अब जनरल लेजर में हम क्या बनाते थे? टी अकाउंट्स, अगर तुम्हें याद हो। टी अकाउंट्स किस में बनते थे? जनरल लेजर में, जो कि हमने पढ़ा था क्लासिफाइंग वाला स्टेप। वो ये पूछा कि नॉमिनल लेजर जनरल लेजर है क्या? द बुक वेयर ऑल ट्रांजैक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड बिफोर बीइंग पोस्टेड। भाई ये नहीं नहीं नहीं, ये तो इसने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की बात बता दी है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जिसमें जनरल जर्नल था, वो कह रहा है जहां पे ओरिजिनली रिकॉर्ड होती है। भाई रिकॉर्डिंग वाले प्रोसेस में जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है बिफोर बीइंग पोस्टेड टू लेजर अकाउंट्स, उसको कहते हैं नॉमिनल लेजर। नहीं, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की डेफिनेशन है कि वो बुक जहां पे पहले रिकॉर्ड होती है उसके बाद फिर पोस्टिंग होती है टी अकाउंट्स के अंदर। हमें बताना है जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर, जो टी अकाउंट जिसके अंदर बनते हैं। The book which contains the ledger accounts for each type of assets, liabilities, expense and income। ये चीज देखो, वो कह रहा है वो जनरल लेजर नॉमिनल लेजर होता है जिसमें सारे लेजर अकाउंट्स होते हैं, हर टाइप के, एसेट्स के भी, लाइबिलिटीज के भी, एक्सपेंस के भी और इनकम के भी। यहाँ तक तो बी मुझे ठीक लग रहा है, सी और डी पढ़ लेते हैं। द बुक विच कंटेन्स ऑल डिटेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट, नहीं। जो बुक ये हम पढ़ेंगे एफ2 में कि जिस बुक में सारे नॉन करंट एसेट्स पे बात होती है, जिस बुक के अंदर सारे नॉन करंट एसेट्स की डिटेल होती है, उसको बोलते हैं एसेट रजिस्टर। ये हम एफ2 में पढ़ेंगे, अभी इररेलेवेंट है, अभी इररेलेवेंट है ये। एक मिनट। अच्छा अभी, अभी इररेलेवेंट है, अभी इररेलेवेंट है एसेट रजिस्टर। द बुक व्हिच कंटेन्स ऑल डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, नहीं है, भी नहीं है भाई, इसमें सारे अकाउंट्स होते हैं, तो बी आंसर होगा आपका इसका, ठीक है। जहाँ पे हमने टी अकाउंट पढ़ा था। व्हाट इज पेएबल लेजर, इसको छोड़ दो, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 या 13, जहाँ पे हम कंट्रोल अकाउंट पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली बी डेबिट बैलेंस, कौन से डेबिट बैलेंस होंगे? सेल्स तो क्रेडिट नेचर होती है, रेंट एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस है, कैपिटल क्रेडिट है। तो इसमें 2 एंड 3 की नेचर क्या है? डेबिट है, बी आंसर होगा। डेबिट का उसने पूछा है। व्हाट इज द बुक्स ऑफ प्राइमरी? The ledger accounts where transaction are record originally recorded। लेजर अकाउंट्स लिखा हुआ है, अकाउंट्स और टी अकाउंट्स होते हैं, तो मेरा अंदाजा ये ए नहीं होगा, क्योंकि लेजर अकाउंट तो हमने ऊपर पढ़े हैं कि वो जो टी अकाउंट्स बनते हैं, वो तो होता भी ऐसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं है। द रिकॉर्ड, ये देखो द रिकॉर्ड इन विच द ट्रांजैक्शन, अभी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के ऊपर डेफिनेशन बताई थी ना, ये देखो उधर थोड़ा ऊपर आओ उधर। ये देखो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, द बुक वेयर ऑल ट्रांजैक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड बिफोर बीइंग पोस्टेड टू लेजर अकाउंट्स। यानी लेजर में जाने से पहले, टी अकाउंट बनने से पहले जहां पे वो रिकॉर्ड होते हैं, टी अकाउंट बनाने से पहले जहां पे रिकॉर्ड होते हैं, तो देखो द रिकॉर्ड इन विच द ट्रांजैक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द लेजर अकाउंट। के लेजर अकाउंट में जाने से पहले पहले, लेजर अकाउंट में जाने से पहले पहले, जहां पे लेजर अकाउंट में जाने से पहले पहले जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। यानी पहला स्टेप यही होता है कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाइंग होती है, फिर समराइजिंग होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हमने इतनी डिटेल में बात नहीं की हुई, इसलिए इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ।
बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में नॉर्मली वैसे मैं अगर बताऊं तो रिसीवेबल लेजर इसका आंसर है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम जो प्रॉपर बुक्स पढ़ेंगे वो चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 जो अगले हमारे चैप्टर है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में डे बुक्स बेसिकली ना, इस पर डे बुक्स की बात हुई हुई है। हमें ये पता है कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री में वो आता है जनरल जर्नल और डे बुक्स, लेकिन डे बुक्स के आगे टाइप्स भी होती है, वो सारी की सारी डिटेल में वहां पढ़ेंगे। इसलिए मैं ये एमसीक्यू जो एमसीक्यू मैं छोड़ रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, या ये ना कहना ये आएंगे कहीं ना कहीं, कुछ ऐसे एमसीक्यू होते हैं जो आगे कहीं आएंगे, कभी कभार मिक्स ऊपर नीचे होते हैं, तो वो इशू नहीं है उस चीज का, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हमारा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आया। परचेज ऑफ अ सेल्समैन कार इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल, आपने गाड़ी खरीदी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। एंड रिपेयर्स टू द डिलीवरी वैन आर रेवेन्यू, रिपेयर बिल्कुल पहला ऑप्शन है, ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं। रिपेयर्स आर द कैपिटल, नहीं। परचेज ऑफ द कार इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर और रेवेन्यू, नहीं, ये दोनों कैपिटल हैं। परचेज ऑफ शेल्विंग फॉर द ऑफिस कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर भाई खरीदा आपने ऑफिस यूज के लिए, तो रेवेन्यू नहीं हो सकता वो, ठीक है। हर ए आंसर है इसका। फिर which of the following is an example of capital expenditure? Purchase of a new computer for office use, बिल्कुल कैपिटल है, आपने फर्नीचर वो लिया, कंप्यूटर लिया। परचेज ऑफ अ सेकंड हैंड, भाई फर्स्ट हैंड लो या सेकंड हैंड लो, आपने आपको फायदा साल से ज्यादा ही होगा ना, लॉन्ग टर्म होगा ना, हमने पढ़ा था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म फायदा होता है, तो ये दोनों होंगे। तो रिपेयर्स टू द कंप्यूटर, नहीं, ये रेवेन्यू है। परचेज ऑफ एडिशनल हार्डवेयर टू इनहेंस द कंप्यूटर, मैंने कहा था कि अगर कोई एसेट्स के अंदर तुम इम्प्रूवमेंट करते हो या उसको एक्सटेंड करते हो, ये पॉइंट देख लेना जाके अगर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इम्प्रूव करते हो एक्सटेंड करते हो किसी एसेट को, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सी आंसर होगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। Which of the following is an example of revenue expenditure? Purchase of a second hand delivery van, भाई नहीं, कैपिटल है। Purchase of stocks for resale, मतलब कि stocks for resale मतलब इन्वेंटरी, माल की बात कर रहा है, तो भाई जो तुम्हारा माल है ना, जो तुम परचेज करते हो, वो भी तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये तुम खर्चा कर रहे हो जिसका फायदा साल से कम होना है। तुमने कोई चीज खरीदी, हमने इसकी ये वाली एग्जांपल वहां नहीं की थी जब हमने पढ़ा था, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जब कोई तुम माल होता है ना, माल जो खरीदते हो रीसेल के लिए, मतलब बेचने के लिए, तो तुम्हें फायदा उसका साल से ज्यादा थोड़ी होता है, तुम आज खरीदोगे कल बेच दोगे, फिर खरीदोगे बेच दोगे, साथ साथ बेचते चले जाओगे, लेकिन तुम खर्चा जो कर रहे हो वो डेली बेसिस पे कर रहे हो, बार बार कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस क्या होता है कि तुम अपने किसी भी एसेट्स की ना इंश्योरेंस करवा लेते हो, इसका मतलब ये है कि तुम किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो, जाके कहते हो कि हम तुम्हें ना, हमें इंश्योरेंस करवानी है, वो कहते हैं ठीक है, तुम हमें हर महीने इतने इतने पैसे दो, हर महीने तुम इतने इतने पैसे दो, हम तुम्हारी गाड़ी को की इंश्योरेंस कर लेते हैं, कल को तुम्हारी गाड़ी चोरी हो जाए, तुम्हारी गाड़ी का कोई मसला हो जाए, हम हाजिर होंगे, हम कोशिश करेंगे तुम्हारी गाड़ी को ठीक करवाएं या ढूंढने, या फिर अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर हम तुम्हें पैसे देते हैं उसके बदले, तो वो प्रॉपर आपकी सेफ्टी के लिए होता है, तो आप उसके लिए कुछ पे कर रहे होते हो, तो लेकिन अब आप पे करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो 2, 3 और 4 जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सी आंसर होगा आपका, ठीक है। ए जो है वो रेवेन्यू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? लीगल फीस एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ अ ऑफिस, देखो तुमने एक ऑफिस खरीदना है, वैसे ना ये पॉइंट पॉइंट ये जो है ना, ये FA2 का है, FA1 का पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तुमने एक ऑफिस खरीदना है, ठीक है, ऑफिस तुम्हें, तुमने ना जो खरीदना है वो है फॉर एग्जाम्पल $1 लाख का ऑफिस है, सही है। तुमने उस ऑफिस को खरीदने के लिए कोई गवर्नमेंट की कोई डॉक्यूमेंटेशन की, जिस तरह कोई रजिस्ट्रीज और ऑल दैट, गवर्नमेंट की कोई फीस भरी, उसे बोलते हैं लीगल फीस, वो फॉर एग्जाम्पल थी ₹1000। अब देखो, तुमने जब कोई एसेट खरीदा, तुमने कोई एसेट खरीदा, जब तक एसेट तुम्हारे पास नहीं आ जाता ना, उस मतलब तुम ले नहीं लेते एसेट, तब तक का सारा खर्चा उस एसेट की कोस्ट का पार्ट बनेगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट FA2 का है, अगर समझ ना भी आए नो इशू, FA1 में नहीं पूछेगा ये। तो मैं पहले बता देता हूँ, एक एक ऑफिस था $1 लाख का, अब उसके ऊपर जो लीगल फीस आई है, गवर्नमेंट के कोई पैसे को टैक्स भरना है, कोई ऐसी कोई भी चीजें हैं लीगल फीस, वो ₹1000 आई है। तो तुम उस 1000 को जो कि लीगल फीस तुमने यहाँ लगाई, उसको तुम एसेट की कोस्ट का पार्ट बना दोगे, और तुम कहोगे कि यार ये बिल्डिंग मुझे, ये ऑफिस मुझे 1,01,000 का पड़ा, 1,01,000 का टोटल इसकी वैल्यू 1,01,000 है, ₹1000 तुम ऐड करोगे।
अब एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे हो, इसका मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो लीगल फीस जो तुम्हें एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ एन ऑफिस है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सही है। रिपेयर्स टू द डिलीवरी वैन, ये तो वैसे ही रेवेन्यू है। रेंट ऑफ द लीज होल्ड प्रॉपर्टी फॉर 5 इयर्स, देखो बिल्डिंग चाहे तुम्हारे पास 5 साल के लिए है, लेकिन रेंट बजाते हो तुमने बार बार रेंट पे करना है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रीपेंटिंग, रीपेंटिंग का मतलब क्या, तुम दोबारा से एक बिल्डिंग रिपेयर करो, बेसिकली ना पेंट करवा रहे हो। ये जो पेंट है ना, ये रिपेयर और मेंटेनेंस में आता है, और रिपेयर मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल नहीं होता। ठीक है। ए आंसर होगा लीगल फीस जो एसोसिएटेड विद द एसेट है। यानी इसका मतलब ये कोई भी एसेट तुम खरीदते हो और उसपे कोई लीगल फीस लगाते हो, तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। अच्छा। अच्छा यार, 47 तक हमने कर ली है, ठीक है। 48 से ऑनवर्ड हम इसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसे नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है यार। और मैं तुम्हें रेकमेंड एक, वैसे एक बात बताऊं, कोशिश ये करना कि तुम्हारे पास ये पीडीएफ फॉर्म में होगी, नहीं होगी तो मुझसे ले लेना, कि ये जो 48 से ऑनवर्ड 66 तक जा रहे हैं एमसीक्यूज, ये जो एमसीक्यू बन रहे हैं कितने, कोई 16 17 18 19 एमसीक्यू बन रहे हैं। दूसरा पार्ट वीडियो देखने मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन तुम वीडियो देखने से पहले एक मरतबा ये एमसीक्यू खुद ट्राई कर लेना, खुद ट्राई करना, ताकि जो है ना खुद ट्राई करना, क्योंकि उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि तुम जब खुद ट्राई करोगे ना उस चीज को, तो तुम्हारे लिए एक तो तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, और तुम्हारे लिए इजी रहेगा। ठीक है। एक बार तो ट्राई कर लेना, फिर चाहे वीडियो सेकंड पार्ट देख भी लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।